गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज जो हमने कल पढ़ा था उसके बाद आज स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है बच्चों, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आपकी बुक में क्या लिखा है वो पढ़ेंगे। ठीक है? तो पहला टॉपिक है बच्चों, मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। बच्चों, पहला टॉपिक है लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बच्चों, कल हमने देखा था परागकोश की रचना में जो उसकी भित्ति परत थी उसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू अथवा बीजाणुजनक ऊतक। ठीक है बच्चों, ये बीजाणुजनक ऊतक द्विकीय होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। बच्चों, प्रत्येक बीजाणुजनक ऊतक में लघु बीजाणु निर्माण करने की क्षमता होती है। तो बीजाणुजनक ऊतक बच्चों अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, बीजाणुजनक ऊतक की जो कोशिका है बच्चों, वो कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण करती है। बीजाणुजनक ऊतक की एक कोशिका, जिसको आप पीएमसी कहते हो बच्चों, पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल अर्थात पराग मातृ कोशिका। जो बीजाणुजनक ऊतक है उसकी हर कोशिका पीएमसी अर्थात पराग मातृ कोशिका के रूप में कार्य कर सकती है। उस पराग मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा और लघु बीजाणु चतुष्क बनेगा। चतुष्क भी बोलते हैं, चतुष्क भी, आपकी बुक में दोनों चीज लिखी है। माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड का लघु बीजाणु चतुष्क बच्चों शुष्क होने के बाद, सूखने के बाद एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और तब उन्हें लघु बीजाणु अथवा परागकण कहते हैं। ठीक है, देखिए ये है पीएमसी, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या बच्चों डिप्लॉयड है, द्विगुणित है। ये पीएमसी कौन है? पीएमसी तो बीजाणुजनक ऊतक की प्रत्येक कोशिका पीएमसी के रूप में कार्य करेगी। इस पीएमसी में बच्चों अर्धसूत्री विभाजन होता है। आपको पता है कि अर्धसूत्री विभाजन जो मियोसिस होता है बच्चों, वो दो अवस्थाओं में चलता है। मियोसिस फर्स्ट में दो कोशिकाएं बनेगी और इसमें गुणसूत्रों की संख्या बच्चों आधी हो जाएगी। मियोसिस सेकेंड में बच्चों क्या होगा, 2 से 4 कोशिकाएं बन जाएगी और सब में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? NN। अगर यहाँ 40 थे तो इन दोनों में 20-20 हो जाएंगे और इसमें भी 20-20, सब में 20-20, तो 2N से N होगी। जो 4 कोशिकाओं का समूह है बच्चों, इसे
लघु बीजाणु चतुस्क कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। जब ये सूख जाएंगे, शुष्क हो जाएंगे, तो बच्चों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब इन्हें माइक्रोस्पोर अथवा लघु बीजाणु अथवा परागकण कहें। तो बीजाणु जनक ऊतक की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा परागकणों का निर्माण बच्चों लघु बीजाणु जनन कहलाता है। ठीक है, परागकोश में बीजाणु जनक ऊतक की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा परागकण अथवा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को बच्चों क्या कहेंगे? लघु बीजाणु जनन कहेंगे। ठीक है, आपकी बुक में कुछ गलत लिखा हुआ है, मैं जब बुक आपको पढ़ाऊंगा उस समय मैं सही करा देता हूँ। ये बच्चों लघु बीजाणु जनन है। बुक में लघु बीजाणु धानी लिखा है, उसे काट के लघु बीजाणु जनन करना है। अब बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है परागकण। बच्चों परागकण, पोलन ग्रेन, तो आपको पता चल गया कि जो अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो ये भी एक कोशिका है बच्चों। तो परागकण एक कोशिकीय रचना है जो नर युग्मकोद्भिद मेल गैमेटोफाइट का प्रतिनिधित्व करता है। बच्चों परागकण एक कोशिका है जो नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। अब गुड़हल अगर आप देखा होगा, जासूद आपने, उसकी जो आगे फूल के आगे जो लंबे डंडे निकले होते हैं, उसके आगे बच्चों कभी आप हाथ लगाओ तो आपको एक पाउडर जैसा मिलेगा। यही पाउडर बच्चों परागकण है, असंख्य परागकण। इनको आप एक स्लाइड पे छिड़को, ग्लिसरीन लगा के माइक्रोस्कोप, उसको कवर स्लिप लगा के माइक्रोस्कोप में देखो तो आपको स्पष्ट बच्चों परागकण दिखाई देंगे। ये प्रैक्टिकल है आपका, प्रैक्टिकल में करना है। परागकणों को आप अंकुरित भी कराओगे। ठीक है बच्चों, परागकण का आकार, उसकी जो बच्चों बनावट है, बाहर की रचना, हर जाति में अलग अलग होती है। किसी में गोलाकार होगी, किसी में तंतु जैसी होगी, किसी में धूल के कणों के जैसी होती है। तो परागकणों का आकार बच्चों अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन अधिकतर परागकण गोलाकार होते हैं। सूक्ष्म रचना है, एक कोशिकीय तो सूक्ष्म होगी, तो अधिकतर परागकण कैसे होंगे बच्चों? गोलाकार होंगे। और इनका जो व्यास है आपकी बुक में दिखा हुआ है, 25 से 50 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है। इनका जो व्यास होता है बच्चों, क्योंकि गोलाकार है तो व्यास आएगा, तो इनका जो डायमीटर है बच्चों कितना है? 25 से 50 माइक्रोमीटर। बच्चों रचना देखें, एक प्रारूपिक जो परागकण है उसकी रचना में बच्चों दो परतें। अंदर की परत को अंतःचोल कहते हैं, इंटाइन, और बाहर की परत बच्चों स्पेशल है। ये परत सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई है। बाहर की जो परत है बच्चों, इसे बाह्य चोल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बाहर की परत, इसको एक्साइल या हिंदी में बोलते हैं बच्चों बाह्य चोल। अंदर की जो परत मैंने बनाई थी इसको बच्चों इंटाइन कहते हैं।
या अंतःचूल कहते हैं। अंतःचूल बच्चों सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है, मुलायम होता है। दोनों कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है। वाह्यचूल बच्चों ये स्पोरोपोलेनिन, पोलेन ग्रेन को माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। एक ऐसी प्रोटीन बच्चों, एक ऐसी रचना है, एक ऐसा केमिकल है जिसका कोई तोड़ नहीं है। ये हर चीज के लिए प्रूफ है। स्पोरोपोलेनिन की जो बाह्य परत है बच्चों, ये एसिड, बेस, एंजाइम, कोई भी इसे नष्ट नहीं कर सकता है। तो परागकणों की जो बाहर की रचना है बच्चों, बाहर का आवरण है, उसे वाह्यचूल कहते हैं। और वाह्यचूल बना है किसका? स्पोरोपोलेनिन नामक केमिकल। अब तक ज्ञात जितने सारे प्रयोग किए गए हैं उनसे पता चला है कि ये चूल किसी भी विलयन में नहीं घुलता है। कोई भी रसायन ऐसा नहीं है जो इसको तोड़ सके, जो इसे विघटित कर सके। इसका फायदा क्या होगा बच्चों? परागकण आसानी से जीवाश्म बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको विकसित होना ही नहीं है। बाहर एक सख्त आवरण है, प्रूफ है इनके पास, केमिकल प्रूफ, एसिड प्रूफ, बेस प्रूफ, एंजाइम प्रूफ। जैसे होता है ना वाटर प्रूफ, ऐसे ही एंजाइम प्रूफ है, एसिड प्रूफ है, थर्मल प्रूफ है, बेस प्रूफ है। इसीलिए बच्चों आसानी से ये नष्ट नहीं है। एक अनुकूलन है, क्योंकि परागकणों को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना होता है, और जहां इसे जाना स्थिर के वर्तिकाग्र पे पहुंचा नहीं पहुंचा कोई गारंटी नहीं है। अगर इसके बाहर ये सब चीज नहीं होती, स्पोरोपोलेनिन नहीं होता, तो खत्म हो जाएगा बच्चों। वर्तिकाग्र पर पहले पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए कुदरत ने बच्चों इसको ये दिया, ये तोहफा दिया है इसको। और इसीलिए हजारों साल पहले के जो परागकण थे, जो जीवाश्म बने हैं, वो आज मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब स्पोरोपोलेनिन बच्चों हर जगह पे समान रूप से बटा हुआ नहीं है। कहीं पे बहुत ज्यादा, और यहाँ देखो, यहाँ मैंने नहीं बनाया इसको, यहाँ ये बहुत कम। इस जगह को बच्चों जहां पे स्पोरोपोलेनिन नहीं होगा उसे जनन छिद्र कहते हैं। अब आपकी बुक में क्वेश्चन पूछा है कि जनन छिद्र का क्या कार्य है। बच्चों परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंच गया, लेकिन उसके आगे की जो इसका यात्रा है वो नहीं होगी, ये नहीं करेगा। ये बहुत दूर से यात्रा करके आ गया है, परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक आ गया है, अब ये कहीं नहीं जाए। तो फिर नर युग्मक को मादा युग्मक तक कौन पहुंचाएगा? तो नर युग्मक को मादा युग्मक तक बच्चों पराग नलिका पहुंचाती। कौन पहुंचाएगा? पराग नलिका। और इस पराग नलिका का निर्माण बच्चों अंतःचूल द्वारा होता है। तो अंतःचूल पराग नलिका बनाएगी, और कहां से बाहर आएगी? जनन छिद्र से बाहर आएगी। इसे परागकण का अंकुरण कहते हैं, और ये प्रैक्टिकल आपको लैब में परफॉर्म करना है। ठीक है बच्चों। जिस वाह्यचूल में जिस स्थान पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है, उस स्थान को जनन छिद्र अथवा जर्म पोर कहते हैं। क्या महत्व है? परागकण के अंकुरण के समय इसी जनन छिद्र से पराग नलिका बाहर आती है। तो बाहर आके कहां जाएगी? ये पराग वाहिनी में जाएगी बच्चों। मैंने कल आपको दिखाया था डायग्राम। क्या लेके? मेल गैमेट, नर युग्मक को लेके। ठीक है बच्चों।
अब परागकण में जब परागकण परागकोश में होते हैं बच्चों, तो उस समय क्या होता है कि इनमें विकास शुरू हो जाता है। पहला जो विभाजन है बच्चों, ये असमसूत्री होता है और दो असमान आकार की कोशिकाएं बनती हैं। एक बड़ी कोशिका है और एक छोटी कोशिका, और छोटा कर दो आपको समझने के लिए। बड़ी कोशिका को बच्चों कायिक कोशिका अथवा नाल कोशिका कहते हैं, वेजिटेटिव सेल, और छोटी कोशिका को बच्चों जनन कोशिका कहते हैं। ठीक है, जब परागकण परागकोश में होते हैं तो यहां तक की घटना हो चुकी होती है कि परागकण की जो कोशिका है उसमें असमसूत्री विभाजन होगा, जिससे दो असमान कोशिकाएं बनेगी। एक बड़ी कोशिका जिसे कायिक कोशिका कहोगे या नाल कोशिका कहोगे, वेजिटेटिव सेल कहोगे, और छोटी कोशिका जिसे जर्म सेल या जनन कोशिका कहेंगे। ठीक है बच्चों, इस अवस्था तक परागकण कहाँ होगा? तो परागकोश में होगा। इसका आगे का जो विकास है, जो मैंने किया, जनन छिद्र बनेगा, ये सब बच्चों वर्तिकाग्र पे होगा। तो जो परागकण वर्तिकाग्र पे पहुंचेंगे उनका आगे का विकास होगा, और नहीं तो बच्चों ये नहीं होगा, ये ऐसे ही पड़े रहेंगे सालों तक। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया लघु बीजाणु जनन और परागकण की संरचना। अब आपकी बुक में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं बच्चों। ये समझ लो, समझने के बाद बुक में क्या लिखा है वो पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये दोनों चीजें जो आज पढ़ाई, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, तीनों टाइप के क्वेश्चन के लिए। कुछ रॉन्ग भी लिखा है बुक में तो मैं सही करा देता हूँ बच्चों। आइए देखते हैं। बच्चों ये है लघु बीजाणु जनन जो मैंने पढ़ाया, अब उसको पढ़ते हैं। जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, बीजाणु जनक ऊतक की कोशिकाएं कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणु चतुष्ट या बीजाणु चतुष्क बनाते हैं। क्वेश्चन लिखा आपके लिए कि चतुष्ट की कोशिकाओं की सूत्र गुणता क्या होगी? स्पष्ट लिखा है, ये एककीय होंगे, अगुणित होंगे। ठीक है, जैसा कि बीजाणु जनक ऊतक की प्रत्येक कोशिका स्टार्ट किया था, वहीं से मैंने एक लघु बीजाणु चतुष्क की वृद्धि करने में सक्षम होती है। प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मातृ कोशिका पीएमसी होती है। एक पराग मातृ कोशिका की परिभाषा है बच्चों, एक पराग मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को, इसको बच्चों सही करना है। ये लघु बीजाणु धानी नहीं है, ये लघु बीजाणु जनन है। ऐसी बहुत सारी गलतियां 11th की बुक में भी है और 12th की बुक में भी है बच्चों। तो आपको उस गलती को अपने विवेक से सही करते चले जाना है। ठीक है, क्या लिखेंगे? इसे लघु बीजाणु जनन कहते हैं। जैसा कि लघु बीजाणु रचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होती है, ये वाला डायग्राम, ठीक, क्या बोलते हैं इसे? 4 कोशिकाओं के समूह को लघु बीजाणु चतुष्ट या लघु बीजाणु चतुष्क या माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। परागकोश परिपक्व एवं स्फुरित होते हैं तब, ये बच्चों रचना देखो, परागकण एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये पूरी रचना है। कुछ में ऐसा होगा, कुछ में ऐसा होगा, कुछ में ऐसा होगा, और ये पराग जो लघु बीजाणु चतुष्क है बच्चों। रचना देखें परागकण की, क्या करता है? नर युग्मकोद्भव या मेल गैमेटोफाइट का
प्रतिनिधित्व करता है। गुड़हल या किसी अन्य पुष्प के खुले परागकोश को छूते हैं तो आप अपनी उंगलियों में पीले रंग का एक पाउडर जैसा दिखेगा, एक बूंद पानी डालो या ग्लिसरीन डालो स्लाइड पे, उसको छिड़को, कवर स्लिप लगाओ, माइक्रोस्कोप में देखो, आपको अनेक जो परागकण है बच्चों वो दिखा देंगे माइक्रोस्कोप। इनका आकार, रूप, रंग, बनावट में भिन्नता होती है, लेकिन एक जाति के जो परागकण होंगे उनका आकार लगभग एक जैसा होगा। यहां से बच्चों आपको हेडिंग है ये परागकण कैसे सामान्य रूप से गोल होते हैं, जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इनमें स्पष्ट रूप से दो परतें होती, मैंने आपको बता दिया। बाहर की जो भित्ति है उसे वाह्यचोल एक्सैन कहते हैं, स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई है, जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है, अर्थात हर चीज के लिए प्रतिरोधी है बच्चों। यह उच्च ताप, सुदृढ़ अम्ल, मतलब प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार के सम्मुख टिक सकते हैं, ये इसको खत्म नहीं कर सकते। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं पता चला है जो स्पोरोपोलेनिन को निम्नलिखित अथवा विघटित कर सके। परागकण के वाह्यचोल में बच्चों स्पष्ट द्वार या रंध्र होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। जिस स्थान पर परागकण में स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है उस स्थान पर छिद्र होता है, उस छिद्र को क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या आपका क्या विचार है, वाह्यचोल सख्त होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि इसको बहुत दूरी तय करनी पड़ती है बच्चों। पुंकेसर के परागकोश से स्टिकेसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचना पड़ता है, क्योंकि वाह्यचोल सख्त नहीं हुआ, रसायन इसका प्रतिरोधी नहीं हुआ तो ये खत्म हो जाएगा। जनन छिद्र का क्या कार्य बताया था आपको? परागकण के अंकुरण के समय अंतःचोल पराग नलिका बन के इसी जनन छिद्र से बाहर आएगा। अंतःचोल के बारे में लिखा बच्चों, आंतरिक भित्ति को अंतःचोल कहते हैं, पतली और सतत होती है, बाहर की ओर नहीं, टुकड़ों में है, ये सतत है, कंटिन्यूस है। किसकी बनी है? सेलुलोज और पैक्टिन की बनी है। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि जब परागकण परागकोश में होता है, मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भव का विकास शुरू हो जाता है। पहला विभाजन कैसा था? असमसूत्री था, दो असमान कोशिका, एक छोटी एक बड़ी। बड़ी कोशिका को क्या कहा आपने? काय कोशिका, और छोटी कोशिका को जनन कोशिका। काय कोशिका बड़ी होती है, प्रचुर खाद्य भंडार और एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्र होता है। जनन कोशिका छोटी होती है, तब काय कोशिका के जीव द्रव्य उसके अंदर घटती रहती है बच्चों, तैरती रहती है। तर्क आकृति घने जीव द्रव्य और केंद्रक वाला है, एक केंद्रक वाला है बच्चों, याद रखना। 60% से अधिक आवर्त बीजी पादपों के परागकण इस दो कोशीय चरण में झड़ते हैं। याद रखना, 60% पादप ऐसे हैं जिनमें परागकोश इस अवस्था में झड़ जाएगा, और बाकी 40% में बच्चे एक कोश की अवस्था में झड़ जाते हैं। तेज प्रजाति में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन और विभक्त होकर परागकण के झड़ने से पहले 3 चरणी यानी 2 नर युग्मक बनाते हैं। ठीक है, तो 60% में कैसे? 2 कोशिका की अवस्था में, और बाकी 42 मेल गैमेट वाली अवस्था में मुक्त होते हैं। अब बच्चों, परागकण का लाभ भी है और परागकण का हानि भी है। परागकण का जो महत्व वो क्या है? परागकण का सबसे पहले हानि देखो बच्चों, अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी, श्वसनीय वेदना पैदा करते हैं, जो कभी कभी चिरकालिक श्वसन विकार, चिरकालिक मतलब बहुत लंबे समय तक रहने वाले श्वसन विकार, जिसे दमा, श्वसनीय शोध आदि के रूप में विकसित हो जाते हैं। यह बताया जा सकता है कि भारत में आयातित गेहूं के साथ आने वाली गाजर घास, या गाजर घास इसको बोलते पार्थेनियम कहते हैं। ठीक है, जब गेहूं को आयातित किया गया था बच्चों, उसके साथ पार्थेनियम के परागकण आ गए, और पार्थेनियम हर जगह, गाजर घास बोलते हैं, हर जगह उगता है। क्यों? हमारे देश में नहीं था पार्थेनियम। जब गेहूं को आयात किया गया था तो पार्थेनियम के परागकण गेहूं के साथ हमारे देश में प्रवेश कर गए, और जब आपने गेहूं बोया तो आपके खेतों में उग गए। ठीक है, जो इसके जो परागकण है, पार्थेनियम घास के जो परागकण है बच्चों, ये एलर्जी कारक होते हैं। ये इसकी हानि थी, लाभ देती। ये लाभ परागकण पोष, आप यहां लिख सकते हो, परागकण की हानि, परागकण के लाभ। परागकण पोषणों से भरपूर होते हैं, न्यूट्रिशन भरपूर होता है बच्चों,
हाल के वर्षों के आहार संपूरक, ठीक है, जो सप्लीमेंट होते हैं बच्चों, फूड सप्लीमेंट है ना, जैसे आप दूध को एक अच्छा सप्लीमेंट मानते हो, इसी तरह से पराग कणों को भी एक फूड सप्लीमेंट, आहार संपूरक के रूप में पराग गोलियां, टैबलेट आती है बच्चों, पोलन टैबलेट लेने का प्रचलन बढ़ा है। लोग क्या करते हैं बच्चों, पोलन ग्रेन की टैबलेट बना के बेचते हैं। पश्चिमी देशों में भारी मात्रा में पराग उत्पाद गोलियों और सिरप के रूप में बाजारों में उपलब्ध है। पराग खपत का यह दावा है कि खिलाड़ियों और धावक अश्वों की जो धावक अश्व होते हैं, जो रेस में जो घोड़े दौड़ते हैं बच्चों, उनकी कार्य क्षमता में क्या करता है, वृद्धि करता है। ये पोलन प्रोडक्ट है। पराग कणों के उत्पाद इस तरह से लोग बेचते थे। बी पोलन टैबलेट है, 30 टैबलेट है, देखो फ्रॉम इंग्लैंड। पोलन प्रोडक्ट ये सिरप के रूप में है, ये टैबलेट के रूप में है, ठीक है बच्चों। परागकण एक बार झड़ते हैं तो ये अपनी कार्य क्षमता खोने से पहले वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, जहां यदि आवश्यकता हुई तो निषेचन करते हैं। आपके विचार से परागकण में जीवन क्षमता कितने समय तक रहती है? ये बच्चों अलग अलग जाति में इसका आंसर अलग अलग है। कौन सा परागकण कितने समय तक जीवित रहता है, इसमें विविधता पाई जाती है। बहुत हद तक यह विद्यमान तापमान और आर्द्रता, नमी पर निर्भर करता है। कुछ अनाज जैसे धान, गेहूं में परागकण अपनी जीवन क्षमता बहुत जल्दी, अंडरलाइन करना है बच्चों, 1 मार्क्स क्वेश्चन है, 30 मिनट में ही अपनी जीवन क्षमता खो देंगे, यानी अब इनमें प्रजनन की क्षमता बच्चों नहीं होगी, अंकुरण की क्षमता, प्रजनन की क्षमता। जबकि गुलाबवत यानी रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी आदि कुछ सदस्यों में परागकण का जीवन क्षमता महीनों तक बनी रहती है। आपने शायद सुना हो कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए मानव सहित बहुत से जानवरों के वीर्य, शुक्राणुओं का भंडारण किया जाता है, आईवीएफ टेक्नोलॉजी। उससे बच्चों क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, उनको बहुत निम्न ताप पे, -196 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर नाइट्रोजन में संग्रहित किया जाता है। इस घटना को यहां लिखा नहीं, मैं बता रहा हूं, इस घटना को बच्चों क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। आपने अपने बायोलॉजी लैब में देखा होगा कि बहुत से प्राणियों को आपने स्पेसिमेन रखे हैं बच्चों, एक केमिकल होता है, इसे फॉर्मलिन कहते हैं, लिक्विड फॉर्मल्डिहाइड है। उसमें जिस चीज को आप रख लोगे वो खराब नहीं होगा, लेकिन वो खराब नहीं होगा इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसके टिश्यू जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उसकी कोशिका जैसे वो खत्म हो जाता है। लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन लिक्विड अवस्था में कब जाएगा, जब तापमान -196 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो नाइट्रोजन लिक्विडिफाइड हो जाता है, लिक्विड बन जाता है। और उसमें आप अगर जीवित कोशिका को रख रहे हो तो कोशिका जीवित ही रहेगी। किसी ऑर्गन को आपको यहां से, मान लीजिए किसी को हार्ट ट्रांसप्लांट करना है, यहां से दूसरे हॉस्पिटल में ले जाना है, तो आप क्रायो प्रिजर्व ही करते हो बच्चों। इस घटना को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन में इस ताप पर आपने जिस किसी भी सजीव की जीवित कोशिका को रखा होगा वो जीवित ही रहेगी। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही वनस्पतियों में भी किया जाता है, बीजों को, परागकणों को संग्रहित करके रखते हैं, क्रायो प्रिजर्व करके रखते हैं। ओके, ये बच्चों हो गया आज का टॉपिक। नेक्स्ट टाइम पे हम पढ़ेंगे बच्चों फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो आप या आज आपको यहां तक इसको बच्चों तैयार करना, लिखना है, समझना है, याद करना है। जो नहीं आएगा उसको बुक में अंडरलाइन करो और दूसरे दिन पूछो, ठीक है। तो बच्चों हम मेहनत कर रहे हैं, आपको केवल सुनना नहीं है, आपको भी मेहनत करनी है। समय निकलता जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, और पता चला कि अचानक एग्जाम की डेट आ गई, तब क्या करोगे। तो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो बच्चों आपका पूरी किताब खत्म हो जाएगी। एक साथ अगर आप खाना चाहते हो, अगर आप सब कुछ बोलो कि मम्मी क्यों बार बार क्यों बनाती हो, एक दिन का जितना खाना एक ही बार बना, एक ही बार खा लिया करेंगे, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो वही स्टडी का भी है, एक साथ सारी किताब नहीं पढ़ सकते हो, थोड़ा 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 करके अपना जो लेसन है उसको कंप्लीट करते जाओ, ठीक है। पढ़ना है और याद करना है।
बच्चों मिलते हैं कल, ठीक है ना? चलिए लेकिन याद करना जरूर।